नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और ये शो जहां हम आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने, सही जगह लगाने और उससे आपके लिए और ज़्यादा काम करने लायक बनाने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन आज बात करेंगे यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की और सबसे अहम सवाल ये है कि इसका असर आपके पोर्टफोलियो पर क्या पड़ सकता है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। तेल की कीमतें उछलती हैं, करेंसी में उतार चढ़ाव होता है, शेयर बाजार डगमगाता है और निवेशकों का भरोसा हिल जाता है। लेकिन एक्सपर्ट से बात करने से पहले जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। इतिहास हमें क्या सिखाता है ये देखते हैं। युद्ध और जियोपॉलिटिकल संकट के समय बाजारों में कैसा व्यवहार हमने देखा है। क्या वो पूरी तरह टूट जाते हैं या गिरकर फिर से संभल जाते हैं? क्या घबराहट सही होती है या ज्यादातर शुरुआती झटका ही होता है? जब मिसाइलें चलती हैं तो बाजार जरूर गिरते हैं, लेकिन अगर हम 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, सेंसेक्स एक ही दिन में लगभग 5% गिरा, लेकिन सिर्फ 10 ट्रेडिंग सेशन में हालात सामान्य भी होने लगे। तब हमास ने इजराइल पर हमला किया, निफ्टी करीब 1% गिरा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में बाजार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 2024 में जब इजराइल ईरान के बीच तनाव बढ़ा, सेंसेक्स 3.5% गिरा, रिकवरी सिर्फ 15 ट्रेडिंग दिनों में हुई है। 2025 में अचानक हुए हमलों के बाद भी बाजार कुछ दिनों में यहाँ पर संभल गया है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुबह गिरावट थी, लेकिन दोपहर तक बाजार हरे निशान में भी आ गए थे। तो इतिहास यहाँ पे क्या कहता है? पहला, घबराहट सबसे ज्यादा यहाँ पर शुरुआत में होती है, पहले 24 से 72 घंटों में। उसके बाद हम देखते हैं पहले 24 से 72 घंटे में सबसे बड़ी गिरावट आती है, लेकिन तेल की कीमतें इस बार काफी मायने रखती हैं। लेकिन ओवरऑल क्या समीकरण निकल कर आ रहा है एक निवेशक के लिए उनके पोर्टफोलियो में कमोडिटीज के लिहाज से, इक्विटी के लिहाज से कैसे देखना चाहिए? हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सुनील सुब्रमण्यम सर, स्वागत है आपका। और देखिए, इतिहास तो बताता है कि बाजार संभले हैं, लेकिन बहुत निवेशकों को हिम्मत होती नहीं है इस तरह के बाजार में निवेश करने की। तो आप कैसे देखते हैं इस नर्वसनेस को? क्योंकि आप एक निवेशक भी हैं और आप एक मार्केट पार्टिसिपेंट भी हैं। फंड मैनेजर्स जब इस तरह के इवेंट को देखते हैं तो कैसे सारे रिस्क फैक्टर को वो फैक्टर इन कर बैठे होते हैं? कहाँ कहाँ उन्हें जो है रेड फ्लैग मिलने शुरू हो जाते हैं? जरा समझाइए ये बात। नहीं, पहली बात है कि आप खाली रिटेल निवेशक डरते ये मत कहना, एफआईएस हाँ। भी डरते हैं, बड़े बिल्कुल। फंड मैनेजर भी डरते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, हर चीज होता है जो फंड मैनेजमेंट निवेश करने की होती है, एक कैलकुलेशन से होती है। एक इकोनॉमी की आउटलुक और स्टॉक मार्केट की आउटलुक और उस स्टॉक की आउटलुक को गणित करके निवेश करते हैं। जब वो गणित में कुछ भी दाग आती है कि अनसर्टेनिटी आती है, तो नेचुरली वो हिल जाती है। तो ये बात है कि सभी निवेशक डरते हैं इस मौके पर और पैसा निकालने की कोशिश करते हैं और कुछ निकाल भी लेते हैं। मगर हाँ, जैसे आपने बताया, इतिहास ये बताता है कि ऐसे चीज जो आती है जियोपॉलिटिक्स, वो जो अनसर्टेनिटी का माहौल बढ़ाती है, मगर एक्चुअल असलियत को नहीं बढ़ाती है। तो असलियत जो है वो कायम रहता है, क्योंकि देश की तरक्की और जो भी हो रहा है मीडियम टर्म में कोई उसमें डाउट ही नहीं होता है। मगर क्या होता है, वो होता है वैल्यू जो होता है ना, देश की तरक्की जो स्टॉक में दिखता है, मगर जो दाम उसके लिए देने के लिए तैयार है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आता है। तो नेचुरली इस मौके पर उसका डिमांड घट रहा है, क्योंकि लोग अनिश्चितता में डेट में या गोल्ड में या ऐसी चीजों में निवेश करने की सोचते हैं और ऐसी रिस्की एसेट से थोड़ा पैसा निकालते हैं। अब आम निवेशक अगर ये भी सोचे, क्योंकि ये जो पैसा निकालते हैं उनका आउटलुक शायद कोई डे ट्रेडर हो सकता है, कोई 1 महीने के लिए निवेश कर रहा हो, कोई 3 महीने के लिए कर रहा हो, उनके लिहाज से जो वो कर रहे हैं वो सही है, बिकॉज वो अनसर्टेनिटी वो 1 महीने में झेल नहीं सकते। मगर एक रिटेल निवेशक तो अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी भलाई के लिए निवेश कर रहा है, और उनके लिए जैसी करेक्शन आती है जो इंडिया भारत की एक अर्थव्यवस्था को भविष्य की कोई अफेक्ट नहीं कर रही हो, तो वो एक्चुअली आपके लिए खरीदने का मौका है। तो ये इमोशन एक तरफ, लॉजिक की तरफ, इसकी लड़ाई है। जितना आप अपने इमोशंस को कायम रखें और लॉजिक के तौर पर अपनी फ्यूचर गोल्स को रखकर आप निवेश करेंगे, उतना आपको भलाई। क्योंकि इतिहास बताता है कि ऐसे झटके कुछ ही दिन में, कुछ घंटों में सही हो जाते हैं, कुछ 2 महीने या 3 महीने मैक्स। मैंने देखा है कि 3 महीने के अंदर पास्ट ऐसे वॉर जो हुए हैं वहां से मार्केट ने रिकवरी दिखाई है।
चलिए, इतिहास कहता है कि रिकवरी यहाँ पर दिखाई है, लेकिन रिकवरी कहाँ-कहाँ होती है, कैसे होती है? क्या पहले से बेहतर वैल्यूएशंस हमें देखने को मिलते हैं? फिलहाल अगर हम रिकवरी की ही बात करें या वैल्यूएशंस की भी बात करें हमारे बाज़ारों के लिए, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन और इस तरह के मौके कितना बाज़ार को और अट्रैक्टिव बना रहे हैं आपके लिए? देखिए, वो बात क्या है कि इसमें एक चीज याद रखिए कि भारत के बारे में एक यूनिक चीज जो है वो है हमारी तेल के ऊपर डिपेंडेंसी, क्योंकि 85% हम तेल इंपोर्ट करते हैं। और ऐसी जो वॉर्स होते हैं जो तेल के जोन में होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर था जहां रशिया एक बहुत बड़ा तेल का सप्लायर है। उसके बाद जो ईरान इसराइल के बीच में अब तक जो छोटी छोटी लड़ाई हमास के बीच हुई उसमें तेल का इतना इम्पैक्ट नहीं था, इसलिए रिकवरी बहुत तेज थी। मगर रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में तेजी उतनी आसानी से नहीं आई। जैसे उस दिन ही आपको 2,500 पॉइंट का गिरावट था सेंसेक्स में और 4,000 कुल मिला के गिरावट था, और कुछ वक्त लगा उसको वापस आने में। क्यों मैं कह रहा हूं कि भारत के बारे में देखें तो ये तेल रिलेटेड मैटर्स में ज्यादा करेक्शन होता है, क्योंकि तेल इमीडिएटली झट से बढ़ता है। अभी एक $60-65 में हिला तेल 80 फिर 9-90 ऐसे जाने में जो होता है, तो इंडिया में जो भी तेल के इस्तेमाल करते हैं उन सेक्टर में ज्यादा असर पड़ता है, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो या फिर आपको एयरलाइंस हो या पेंट इंडस्ट्रीज हो, तो नेचुरली झटका उधर ज्यादा लगता है। नंबर वन। नंबर टू बात है कि वो यहाँ पे ज्यादा गिरावट है, ये जरूरत नहीं कि वही सबसे ज्यादा तेजी से रिकवर करे, क्योंकि मीडियम टर्म में क्या इंपैक्ट हो रहा है। समझ लीजिए कोई ऑयल इंस्टॉलेशन पे एक अटैक हो गया, तो वो ऑयल की सप्लाई की रिकवरी में वक्त लगता है, तो नेचुरली यहाँ पे भी वक्त लगेगा। तो मेरा मानना है कि जब ऐसे फियर ऑन सिचुएशन आती है तो गिरावट खाली इंपैक्टेड सेक्टर्स में नहीं होता है, क्योंकि एक रिटेल निवेशक फॉरेन में जो पैसिव इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ में पैसा लगाया था, वो वहां से जब पैसा निकालता है तो वो इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ इंडिया के बैंकिंग सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर, आईटी सेक्टर सब में निवेश किया हुआ है, तो सबसे पैसा निकलता है। तो करेक्शन सभी जगह होती है, बट वहां पे कोई कारण नहीं है ये करेक्शन का, तो ऐसी चीजों में खरीदारी करना बेहतर होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप डाइवर्सिफाइड रखेंगे तो हर चीज का आपका पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ होगा ना, तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन का रूल इंपॉर्टेंट है। और इस मौके पर अगर उस डाइवर्सिफाइड फंड में आप आपके एसआईपी के इंस्टॉलमेंट को बढ़ाएं या फिर स्टैगर्ड तरीके से थोड़े लमसम डालें तो वो बेहतर होगा। ये मत सोचिए कि खाली जिसका ज्यादा गिरावट हुआ उसी का ज्यादा बढ़त होगा, नहीं, क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर्स में बदलाव के कारण कोई चीज ज्यादा भी गिरती है और शायद बहुत वक्त लगता है उसको वापस आने में, वेरस जो चीज इसके संबंध नहीं है और गिर भी छोटी तेजी से वापस आती है और आपको एक अच्छा मौका हाथ से छूट जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा मौका हाथ से छूट जाएगा और यही आपको नहीं करना है और इसीलिए सुनील सर भी यहाँ पर हैं। सुनील सर, अब बताइए कहाँ पर पोजीशन बनाकर बैठेंगे? लार्ज कैप में ज़्यादा या मिड कैप, स्मॉल कैप, हेवी अभी हो सकते हैं? क्योंकि मौका छोड़ना नहीं है, यही मौका है जब आप खरीदारी करेंगे और क्योंकि निवेशक हैं तो लंबा रुकने के लिए भी आप तैयार होंगे और उसी में ही आपको फायदा होगा। तो कहाँ बनाकर बैठेंगे, कहाँ हैवी होंगे? देखिए, बैलेंस रखना है, दोनों तरफा आपको मौका दिख रहा है। तो एक मैंने जो सेक्टर्स की बात की वो ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप्स में है, राइट, पेंट, टायर्स, केमिकल्स, ये वाले, तो वहां पे गिरावट ज्यादा होगी। सेकंड चीज, मिड एंड स्मॉल कैप में गिरावट के ज्यादा और दो कारण हैं। एक है उनकी फ्लोटिंग स्टॉक जो होती है वो बहुत कम होती है, तो थोड़ा थोड़ा भी सेलिंग हुआ तो भयंकर प्राइस गिरता है उनका। और दूसरी बात है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंटरेस्ट कॉस्ट ये सब ज्यादा होते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप, तो थोड़ी भी एक प्रॉफिटेबिलिटी में उनकी सेल्स थोड़ी भी गिरी तो उनका प्रॉफिट ज्यादा गिरता है। तो ये सब तीन चीजों के कारण मिड एंड स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, गिरावट भी ज्यादा होगी, क्योंकि इनका सेक्टर्स भी वहीं पे है जो मिड एंड स्मॉल कैप क्षेत्र में। अब लार्ज कैप की बात उठे तो ज्यादातर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए लार्ज कैप्स में, मगर ये एफआईएस की पुल आउट के कारण लार्ज कैप में करेक्शन आ सकता है, तो उधर एक अच्छा मौका है, क्योंकि बाउंस बैक भी जैसे ही कोई भी वापसी, और डीआईएस भी खास तौर पर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स या इंश्योरेंस फंड मैनेजर्स इस मौके पे एक सेफ्टी एसेट्स को ढूंढते हैं, क्योंकि ना ही उनको एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, मगर शॉर्ट टर्म में एनएवी का वॉलेटिलिटी भी मैनेज करना है, तो वो भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सेफर लार्ज कैप्स को इस मौके में जहां पे थोड़ी सस्ते मिल रही है उसको खरीदेंगे। ये बाइंग सपोर्ट के कारण आपको लार्ज कैप में उतना गिरावट भी कम होगा, मगर बाउंस बैक भी बाइंग सपोर्ट के कारण ज्यादा होगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये सब चीजों को हाथ में लेकर आपका 60% लार्ज कैप और 40% मिड एंड स्मॉल कैप, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप लॉन्ग मीडियम टर्म में आपको इंडिया के भविष्य के साथ ज्यादा ईपीएस ग्रोथ दिखाने की संभावना दिखाते हैं, तो इसलिए मेरा 60-40 पोर्टफोलियो इस मौके पर आप रखेंगे।
मगर डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन और आपके गोल से हिसाब से पैसा लगाना, ये भूलना मत। बिल्कुल। सर यहाँ पर चिंता अगर हो तो कहीं से निकलना भी चाहिए। क्या आपको लगता है कि फिलहाल मौका निकलने का भी है, अगर मुनाफे में है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए? तो मैं ऐसी चीज कहूंगा कि वो एक निवेशक की एक तो रिस्क एपिटाइट है। अगर आप मॉडरेट कंजर्वेटिव रिस्क एपिटाइट वाले हैं तो आप देख सकते हैं वॉलिटिलिटी को, तो शायद आप निकल के बाहर वापस आ सकते हैं, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति भी इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। नंबर टू, समझिए आपने 5 साल पहले पैसा डाला था और अब नजदीकी तौर पर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके लिए आपने सेव किया था। तो उस दौर पे अगर वो सिचुएशन है, जरूर आपको आज प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते कि अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने में मार्केट और भी गिर सकता है ना। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, पैसे की जरूरत हो या बहुत कंजर्वेटिव टाइप जिसकी वॉलिटिलिटी की बिल्कुल झेलने की क्षमता नहीं है, तो आप फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ऐसी चीजों में। मगर इसके अलावा सेक्टर बेसिस में मैं कहूं तो जनरली मेरे लिए डिफेंस क्या हुआ है, डिफेंस का रैली बहुत हुआ है, एक वैल्यूएशन बहुत महंगी है, और उस हिसाब से ऐसे वॉर के टाइम में डिफेंस स्टॉक्स बढ़ते हैं नॉर्मली। तो मेरा ख्याल है कि मगर असलियत में इंडिया का डिफेंस में स्टोरी में कोई बदलाव नहीं आ रहा इसके कारण। तो शायद अगर डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी रैली हुई तो उधर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मेरे ख्याल। चलिए, तो फिलहाल जो है समय है अपने निवेश को जारी रखने का। अगर आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाना बिल्कुल आपको चाहिए। यही वो मौके होते हैं जहां पर बाजार आपको सस्ता मिलता है, आकर्षक मिलता है, और कहीं ना कहीं आप अलाइंड होते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा इतने क्रूशल समय पर आप जुड़ते हैं और दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त भी हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और उसके बाद आपके सवालों के जवाब देंगे। बने रहें।